देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये दलित क्या है। पहले हम दलित शब्द की व्युत्पत्ति देखेंगे। दलित का अर्थ होता है पद दलित। मानव समाज में सबसे निचला जो तबका है, जिसे कभी भी मानव के उच्च भ्रू समाज ने मानव के तौर पर नहीं अपितु जानवर के तौर पर देखा है। सदियों से जिसे विद्या से, धन से महरूम रखा गया, वंचित रखा गया, ऐसा जो दलित वर्ग है। अब देखिए, इस बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के शिष्य स्वामी श्रद्धानंद जी ने सबसे पहले दलित शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने एक सभा की स्थापना की जिसका नाम था दलितोद्धारिणी सभा। दलितोद्धारिणी सभा के अंतर्गत बहुत सारे पाक्षिक निकलते थे और उनमें से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा काम किया हुआ है। बाद में जाकर के महात्मा गांधी जी ने दलितोद्धारिणी सभा के समकक्ष समांतर हरिजन सभा का गठन किया, हरिजन पत्रिका आरंभ की और अछूत लोगों के दुख दर्दों को समझने का प्रयास किया। अब देखिए, वैसे देखा जाए तो सबसे पहले अछूत लोगों के दुख को प्रकट करने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले थे। बाद में छत्रपति शाहू महाराज, जिन्होंने दलितों को आरक्षण भी दिया। बाद में यहाँ स्वामी श्रद्धानंद जी और अच्युतानंद जी का उल्लेख यहाँ करना पड़ेगा। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने स्वामी श्रद्धानंद जी के कार्य का गौरव उनके बहिष्कृत भारत के लेखों में किया हुआ है। दूसरी ओर देखिए, हिंदू समाज का जो तथाकथित उच्च वर्ग था, उस उच्च वर्ग के भी कुछ लोगों ने इसमें बहुत बड़ा योगदान किया है। चाहे वो महादेव गोविंद रानडे हो, चाहे वे गोपाल कृष्ण गोखले हो, चाहे वो गोपाल गणेश आगरकर हो, तिलक जी हो, यहाँ तक कि स्वातंत्र वीर सावरकर ने भी, विनोबा भावे जी ने भी और महर्षि कर्वे जी ने भी दीन दलितों को सामने रख करके बहुत कुछ प्रयास किया था कि इन लोगों की स्थिति को बेहतर बना दिया जाए। परंतु इसमें सबसे ज़्यादा योगदान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का है। इसलिए आज का जो दलित वर्ग है, बाबा साहब अंबेडकर जी को अपना मुक्तिदाता समझता है। यदि बाबा साहब अंबेडकर जी न होते तो शायद दलितों की इस वेदना को संपूर्ण विश्व भर में वाणी न मिली होती। दलित शब्द का अर्थ है दबा कुचला जाना वर्ग। मतलब दलित मतलब जिसको दाबा गया है, कुचला गया है पैरों तले, उससे अर्थ लिया जाता है। परंतु आज इधर कुछ वर्षों से दलित शब्द का अभिधेय अर्थ नहीं लिया जा रहा है, अपितु अनुसूचित जाति का जो वर्ग है, एससी कैंडिडेट, एससी जो है, जिसमें महाराष्ट्र में महार, मांग, सांबार, ढोर इत्यादि जातियां आती हैं, लिंगडेर इत्यादि जातियां, उनको लेकर के ज्यादा चर्चा होती है, उस तक सीमित रह गया है। दलित चेतना का तात्पर्य अनुसूचित जाति के युवकों में अन्याय, शोषण, वर्गभेद, जाति भेद के विरुद्ध चेतना जागृत होने से लिया जाता है। और आप जानते हैं दलित साहित्य आया कहां से। आपको ये जानकारी दे दूं कि कुछ वर्ष पहले, नहीं कुछ दशक पहले, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो सत्याग्रह किया था गुड़ पानी के लिए, मीठे पानी के लिए 14 तड़े का सत्याग्रह किया था, उस जगह अनेक वर्षों के बाद एक बोधि साहित्य सम्मेलन हुआ। और उस बोधि साहित्य सम्मेलन में उस समय के मिलिंद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मना वानखेड़े जी ने अमेरिका में चलने वाले ब्लैक साहित्य का उल्लेख किया। किसका उल्लेख किया? ब्लैक साहित्य, निग्रो साहित्य जिसको कहा जाता है,
उसका उल्लेख किया। और वो जो साहित्य लिखा करते थे उसको उन्होंने ब्लैक पैंथर साहित्य कहा था, ब्लैक पैंथर लोगों का साहित्य कहा था। और उसी की तर्ज पर उसी बोधि साहित्य सम्मेलन में एक नया शब्द गढ़ा गया जिसका नाम है दलित पैंथर। और दलित पैंथर के द्वारा जिन लोगों ने साहित्य में अपना योगदान किया, उन लोगों के द्वारा जो साहित्य रचा गया उनको हम दलित साहित्य कहते हैं। और इसमें दो नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक हैं दलित पैंथर के संस्थापक नामदेव ढसाल और दूसरे हैं राजा ढाले। राजा ढाले और नामदेव ढसाल के द्वारा ये जो साहित्यिक रचनाएं आरंभ हुई, आप जानते हैं नामदेव ढसाल जी ने इसमें बहुत बड़ा योगदान किया है। उनके काव्य संग्रहों में गोलपीठा या सत्यत जीव रमत नहीं। और ध्यान रखिए, हिंदी में जो दलित साहित्य की प्रेरणा आई वो मराठी साहित्य के से प्रभावित होकर के आई है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्य है। हिंदी के जितने भी दलित साहित्यकार हैं, चाहे वो ओम प्रकाश वाल्मीकि हों, चाहे मोहनदास नैमिषारण्य हों, चाहे जिनका नाम अभी मैंने लिया था दामोदर मोरे जी हों, चाहे अभी भी जो नाम हमने लिया था शिकंजे का दर्द आत्मकथा लिखने वाली जो है स्त्री है, उनका नाम जो लिया था, वो सारे के सारे लोग कहीं न कहीं अम्बेडकर से प्रभावित हैं, कहीं न कहीं महाराष्ट्र में जो दलित पैंथर का आंदोलन चला उससे प्रभावित हैं। इस विषय पर मैंने एक पुस्तक का अनुवाद किया है जिसका नाम है दलित पैंथर आंदोलन, भूमिका एवं आंदोलन नाम की पुस्तक का मैंने अनुवाद किया है, जो वाणी प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ है, जिसका मूल संपादन डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाड़े जी ने किया था। उसका अनुवाद मैंने किया 2017 में, वो पुस्तक प्रकाशित भी हो चुकी है। अगर वो पढ़ेंगे आप तो ये दलित चेतना क्या है आपको अच्छी तरह से पता चलेगी। लेकिन जब हम दलित साहित्य का इतिहास देखना चाहते हैं तो ये पता चलता है कि ये जो अन्यायग्रस्त है, शोषित है, वर्ण भेद और वर्ग भेद, जाति भेद के विरुद्ध चेतना जागृत करने वाला जो ये दलित वर्ग है, उस दलित वर्ग में ने वास्तविकता इसके अंतर्गत वो केवल एससी इस कैटेगरी के लोग नहीं आते, तो उसके अंतर्गत एससी के शोषित व्यक्तियों के साथ साथ एसटी अर्थात आदिवासी, खेतीहर मजदूर, गरीब किसान और स्त्रियां हैं, ये सारे के सारे दलित वर्ग के अंतर्गत आती हैं। दलित का तात्पर्य समाज के उस पददलित वर्ग से जो सदियों से अस्पृश्य अछूत कह करके उपेक्षित किया गया था, हर प्रकार से उसका शोषण किया गया, उसे कोई अधिकार नहीं दिए गए, शिक्षा से वो वंचित रहा, और शिक्षा से जो वंचित रहा वो अज्ञानी हुआ, और अन्याय सहते सहते आज उसकी ये हालत हो गई। और उसकी इच्छा शक्ति को पनपने ही नहीं दिया, वो खुद अपनी संपत्ति नहीं रचता, वो केवल अन्य त्रिवर्णों की सेवा शुश्रूषा करने में, उनका मैला उठाने में, उनके सेवा करने में जो वर्ग था, उसने अपनी कभी भी महत्वाकांक्षा को जागृत होने नहीं दिया, और उसकी महत्वाकांक्षा को जागृत करने का सबसे बड़ा कार्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया है। दलित साहित्य का प्रारंभ मराठी साहित्य में सर्वप्रथम हुआ। प्रारंभ में कुछ लोगों ने इसका अर्थ यह लिया कि साहित्य जो दलित लोगों के द्वारा स्वयं लिखा गया साहित्य है वही दलित साहित्य, परंतु ध्यान दें, दलित साहित्य में वे भी लोग आते हैं जो उच्च वर्ग के होते हुए भी पीड़ित थे। जैसे सुदामा पांडे धूमिल थे ब्राह्मण, निराला जी थे ब्राह्मण, गजानन माधव कुलकर्णी मुक्तिबोध थे ब्राह्मण, लेकिन इन पर भी अन्याय अत्याचार हुए थे, उसको भी उन्होंने दलित के अंतर्गत ही रखने का प्रयास किया। यानी भारत की अनेक भाषाओं में दलित साहित्य की रचना हो रही है, अनेक लोग कर रहे हैं, अनेक जातियों के लोग कर रहे हैं, जो स्वयं दलित वर्ग के नहीं हैं वे भी दलित साहित्य की रचना कर रहे हैं। महाराष्ट्र में दो दलित नेताओं महात्मा फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों ने दलितों में जो चेतना जागृत की,
उसके द्वारा जो साहित्य निर्माण हुआ उसको हम दलित साहित्य कहते हैं। अंबेडकर जी ने दलितों के लिए नया मंत्र दिया था, पढ़ो, संगठित हो और संघर्ष करो, जिसको अंग्रेजी में एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, यानी शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, जिसे मराठी में शिका, संगठित हुआ यानी संघर्ष करा। ये जो उन्होंने नारा दिया था उसके अंतर्गत की बातें यहाँ हमें दिखाई देती हैं। दलित साहित्य का आरंभ, जैसे मैंने कहा था कि ब्लैक पैंथर की ब्लैक साहित्य या ब्लैक पैंथर के साहित्य के रूप में हुई थी, जिसमें राजा ढाले और यहाँ बहुत से नाम और भी लिए जा सकते हैं, लेकिन प्रधान नाम नामदेव ढसाल और राजा ढाले का है। बाद में अरुण कांबळे इसमें आ जाते हैं, प्रई सोन कांबळे आ जाते हैं, बहुत से लोग इसमें आ जाते हैं। इतना ही नहीं, मराठी के बहुत सारे लोगों ने हिंदी में रचना की। मराठी की एक लेखिका है कौशल्या बैसंतरी, वे मराठी थी लेकिन उन्होंने अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी, दोहरा अभिशाप नाम से। तो ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। दलित साहित्य के अंतर्गत क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए, इसमें विद्वानों में मतभेद है। प्रेम कुमार मणि जी, ये जो बहुत बड़े आलोचक हैं, वे कहते हैं दलितों के लिए दलितों द्वारा लिखा जा रहा साहित्य दलित साहित्य है, परंतु डॉक्टर एन सिंह ने दलितों द्वारा लिखे गए साहित्य को इस वर्ग में माना। वे कहते हैं दलित साहित्य दलित लेखकों द्वारा लिखा गया वह साहित्य है जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और मानसिक रूप से उत्पीड़ित लोगों की बेहतरी के लिए लिखा गया, वो चाहे ब्राह्मण भी हो सकता है। हिंदी में दलित विमर्श का आरंभ प्रसिद्ध कहानी की पत्रिका सारिका के 2 दलित विशेषांकों से आया, जिसके संपादक कमलेश्वर सक्सेना थे, जो उन्होंने 1975 के अप्रैल महीने में और मई महीने में निकाले थे। इस सारिका के 2 अंकों का परिणाम यह हुआ कि मराठी साहित्य, दलित साहित्य का हिंदी अनुवाद संपूर्ण भारतवर्ष में फैल गया और उत्तर भारत के लोगों ने भी, दलित लोगों ने भी लिखना आरंभ किया। उसके उपरांत राजेंद्र यादव द्वारा संपादित हंस पत्रिका में भी दलित विमर्श की चर्चा बार बार हुई और दलित कथाकारों जैसे डॉक्टर एन सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि, राम शिरोमणि, जयप्रकाश करदम, माता प्रसाद, अरविंद राही, मलखान सिंह, मोहनदास, रघुवीर सिंह, ऐसे दलित लेखकों की भी बहुत सारी कथाएं, आत्मकथाएं, कविताएं प्रकाशित होने लग गई। डॉक्टर एन सिंह के यातना की परछाइयाँ, कारे हाशिए इत्यादि में यहाँ हमें दिखाई देती हैं। अगर हिंदी के पहले दलित का साहित्यकार कवि के रूप में किसी का नाम आता है तो वह देखिए एक मतलब वो छायावादी युग के एक महत्वपूर्ण कवि, लेकिन जिसको उतना महत्व नहीं दिया गया, माता दिन भंगी, इस कवि ने पहली कविता लिखी थी और उस कविता का शीर्षक था, देखिए, अछूत की पुकार नाम की। ये हिंदी की पहली कविता है। और अगर देखा जाए हिंदी की दलित कविताओं के बारे में तो बहुत सारे कवि सामने आए, जिनमें से ओम प्रकाश वाल्मीकि का सदियों का संताप, यह कविता संग्रह बहुत प्रसिद्ध है। अब हम धीरे धीरे दलित कविता में जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनको आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। इनमें से पहले हम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जाति से भंगी थे, लेकिन थे गोरे चिट्टे और इंजीनियर थे। इनका जन्म 30 जून 1950 को हुआ था और इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1913 में कुछ दिन पहले हुई। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बरेली गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु 17 नवंबर 1913 को आयु के 63वें वर्ष देहरादून में हुई थी। इनका व्यवसाय रचनाकार के रूप में, हालांकि वो इंजीनियर थे। आरंभिक जीवन अगर कहा जाए
तो आरंभिक जीवन में उन्होंने जो आर्थिक, सामाजिक, मानसिक कष्ट झेले भंगी होने के कारण, तो उन्होंने अपने साहित्य में मुखर अभिव्यक्ति हुई। वो इंजीनियर बन चुके थे और उनका तबादला महाराष्ट्र में हुआ था, और महाराष्ट्र में आने पर कई दलित लेखकों से उनका संपर्क हुआ और उन्होंने यहाँ दलित लेखकों की प्रेरणा से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की रचनाओं का अध्ययन किया और उनके विचारधारा में बुनियादी परिवर्तन हुए, और इन बुनियादी परिवर्तनों के कारण वे आगे जा कर के दलित साहित्य के बहुत बड़े कहानीकार, बहुत बड़े उपन्यासकार, बहुत बड़े आत्मकथाकार और बहुत बड़े कवि हुए। और बाद में वे और देहरादून की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक अधिकारी के रूप में काम करते हुए अपने पद से सेवानिवृत्त हुए। उनकी आत्मकथा झूठन प्रसिद्ध हुई तब, और उनकी जो काव्यात्मक रचनाएं हैं उनको भी यहाँ देखना पड़ेगा। उन्होंने जो कविताएं लिखी हैं, उनके संग्रह में पहला है सदियों का संताप, दूसरा बस बहुत हो चुका, और अब नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते हैं, ये उनके कविता संग्रह हैं। उनके कहानी संग्रहों में सलाम, घुसपैठिए, अम्मा एंड अदर स्टोरीज, छतरी, आत्मकथा झूठन, जिसका अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, और उन्होंने आलोचना में दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, मुख्य धारा और दलित साहित्य, सफाई देवता, दलित साहित्य अनुभव, संघर्ष एवं यथार्थ, ये सारे उन्होंने प्रकाशित किए हुए हैं। उन्हें कविताओं पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में प्राप्त हुआ। 1995 में उन्हें परिवेश सम्मान प्राप्त हुआ। न्यू इंडिया बुक पुरस्कार 2004 में, कथाक्रम सम्मान 2001 में, 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क 2006 में उन्हें बुलाया गया सम्मान, अमेरिका सम्मान भी प्राप्त हो चुका उन्हें, और साहित्य भूषण पुरस्कार उन्हें 2009 में प्रदान किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं, और उनकी कुछ कविताएं मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास करूंगा। उनकी एक कविता है सदियों का संताप, वो कविता मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। दोस्तों, बिता दिए हमने हजारों वर्ष इस इंतजार में कि भयानक त्रासदी का युग अधबनी इमारत के मलबे में दबा दिया जाएगा किसी दिन जहरीले पंजों समेत। फिर हम सब एक जगह खड़े होकर के हथेलियों पर उतार सकेंगे एक एक सूर्य, जो हमारी रक्त शिराओं में हजारों परमाणु क्षमताओं की ऊर्जा समाहित करके धरती को अभिशाप से मुक्त कराएगा। इसलिए हमने अपनी समूची घृणा को पारदर्शी पत्तों में लपेटकर ठूठे वृक्ष की नंगी टहनियों पर टांग दिया है, ताकि आने वाले समय में ताजे लहू से महकती सड़कों पर नंगे पांव दौड़ते सख्त चेहरे वाले सांवले बच्चे, काले बच्चे देख सकें, कर सकें प्यार दुश्मनों के बच्चों से। दुश्मनों के बच्चों में अतीत की गहनतम पीड़ा को भुलाकर हमने अपनी उंगलियों के किनारों पर दुख स्वप्न की आंच को असंख्य बार सहा है, ताजा चुभी फांस की तरह, और अपने ही घरों में संकीर्ण पतली गलियों में गुनगुनाती गंदी से टखनों तक सने पाँव में सुना है दहाड़ती आवाजों को, किसी चीख की मानिंद जो हमारे हृदय से मस्तिष्क तक सफर तय करने में थक कर सो गई। दोस्तों, इस चीख को जगा कर पूछो, और अभी और कितने दिन की कभी अभी और कितने दिन इसी तरह गुमसुम रहकर सदियों का संताप सहना है। जनवरी 1989 में लिखी गई ये कविता है। और भी बहुत सारी कविताएं हैं। जाति नाम की एक कविता मैं फिर से आपके सम्मुख रखने का प्रयास करता हूँ। लंबी कविता है लेकिन संक्षेप में बताने का प्रयास करता हूँ। जाति वह सत्य है जो कभी जाति नहीं। वे कहते हैं, देखिए लिखते हैं, मैंने भी देखे हैं यहाँ हर रोज अलग अलग चेहरे, रंग रूप में अलग, बोली बाणी में अलग, नहीं पहचानी जा सकती उनकी जाति बिना पूछे, क्योंकि निम्न वर्ग की जातियों में भी गोरे चिट्टे लड़के पैदा हो गए ना। बिना पूछे
मैदान में होगा जब जलसा, आदमी से जुड़कर आदमी, जुटेगी भीड़, तब कौन बता पाएगा भीड़ की जाति। भीड़ की जाति पूछना वैसा ही है जैसे नदी के बहाव को रोकना समंदर में जाने से। जाति आदिम सभ्यता का नुकीला औजार है जो सड़क चलते आदमी को कर देता है छलनी। एक तुम हो जो अभी तक इस, यहाँ गाली है वो मैं डाल रहा हूँ, जाति से चिपके हुए हो। न जाने कितने हरामजादों ने तुम्हारे गले में डाल दिया है जाति का फंदा जो तुम्हें जीने नहीं देता न हमें। लुटेरे लूट कर जा चुके हैं, कुछ लूटने की तैयारी में है। मैं पूछता हूँ क्या उनकी जाति तुमसे ऊंची है। ऐसी जिंदगी किस काम की जो सिर्फ घृणा पर टिकी हो, कायरपन की हद तक पत्थर बरसाएं कमजोर पड़ोसी की छत पर। इस प्रकार से बहुत सी कविताएं आपके सम्मुख रखी जा सकती हैं। एक और कोई खतरा नहीं नाम की कविता मैं आपके सम्मुख रखता हूँ। थोड़ी लंबी कविता है, केवल अंतिम पंक्तियां रखता हूँ। भूख और मौत से भयभीत आदमी नहीं जानता यह सब क्यों होता है। इतनी जल्दी जल्दी क्यों गिने जाते हैं जातियों के सिर। चुनाव के दिनों में बड़े से बड़ा आदमी खड़ा होता है जाति की जनगणना के बाद ही। यह अलग बात है सब मौन रहते हैं डरबन की घोषणा पर। पड़ोसी देश का राजा परिक्रमा करता है मंदिर की, चढ़ाता है भैंसे बलि भैंसे की, और पशु पक्षियों के हितैषी निकल जाते हैं दूर देश से बाहर। या फिर किसी तहखाने में बैठकर देख सुन रहे होते हैं प्रवचन लखटक या संतों का। सवाल रहते हैं सिर्फ सवाल जिनके उत्तर ढूंढना जरूरी नहीं है। सभ्य नागरिकों के लिए कहीं कोई खतरा नहीं है, मामला धर्म का है, चुप रहने में ही भला है। सलाह देकर निकल जाता है राष्ट्रीय अखबार का संपादक चमचमाती गाड़ी में। मैं देख रहा हूँ सब जिसे देखना जुर्म है, फिर भी करता हूँ गुस्ताखी देखने की। चाहो तो मुझे भी मार डालो, वैसे ही जैसे मार डाला था एक प्यासे को जिसने कोशिश थी अंजलि भर पानी पीने की। उस तालाब का पानी जिसे पी सकते हैं कुत्ते बिल्ली गाय भैंसे, नहीं पी सकता एक दलित। दलित होना अपराध है उसके लिए। चौतार तड़े का यहाँ उल्लेख आया है। देखिए, जिन्हें है गर्व है संस्कृति पर, वह उतना ही बड़ा सच है जितना उसे नकारते हैं। एक साजिश है जो तब्दील हो रही है स्याह रंग में, जिसे अंधेरा कह करके आंख मूंद लेना काफी नहीं है। इसके उपरांत हम दूसरे कवि मोहनदास नेमिष राय की ओर जाते हैं। मोहनदास नेमिष राय ये हिंदी के सुप्रसिद्ध दलित कवि हैं। इनका जन्म 5 सितंबर 1949 में मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। शिक्षा प्राप्ति के बाद उन्होंने पढ़ाई के बाद राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में दलितों से जुड़े हुए मुद्दे उठाने का प्रयास किया है और बहुत बड़ा साहित्य का अवदान दिया है। उनकी आत्मकथा जिस प्रकार से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा जूठन प्रसिद्ध हुई, उसी प्रकार से उनकी आत्मकथा है अपने अपने पिंजरे, भाग 1 और भाग 2, और तीसरा भाग है रंग कितने संग मेरे। ये 3 खंडों में उनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई है। उनकी विचार रचना संसार में आवाजें, हमारा जवाब, दलित कहानियाँ, ये कहानी संग्रह हैं। और क्या मुझे खरीदोगे, मुक्ति पर्व, आज बाजार बंद है, झलकारी बाई, महानायक अंबेडकर, जख्म हमारे, गया में एक अदद दलित, ये उनके उपन्यास हैं। अदालतनामा, हेलो कॉमरेड उनके नाटक हैं। और उनके 2 कविता संग्रह बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है सफदर एक बयान और आग और आंदोलन। दलित पत्रकारिता में भी उन्हें बहुत सा काम मिला हुआ है, बहुत से बातें उनकी हैं। मैं फिर से उनका थोड़ा सा परिचय आपके सम्मुख रखने का प्रयास करता हूँ। 35 से भी ज्यादा उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं और वे एक शिक्षक भी हैं।
मोहनदास नेमिष राय की जो आत्मकथा है अपने अपने पिंजरे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही। उनकी कुछ कविताएं भी आपके सम्मुख हम उनका परिचय एक बार और सम्मुख रखेंगे। इनका जन्म 5 सितंबर 1949 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। 5 वर्ष तक वे डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान, भारत सरकार, नई दिल्ली के संपादक एवं मुख्य संपादक रहे हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा और अन्य विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम कर चुके हैं। पत्रकारिता, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म, नाटक आदि में लेखन और प्रस्तुति का उन्हें प्रचंड अनुभव है। भारतीय उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान शिमला में अध्येता के रूप में मराठी और हिंदी दलित नाटक पर उन्होंने शोध कार्य किया हुआ है। उनके कविता संग्रहों में, मैं फिर से कह रहा हूँ, सफदर, एक बयान, आग और आंदोलन, ये 2 कविता संग्रह बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको कास्ट एंड रेस पुस्तक पर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन पुरस्कार कनाडा से मिला हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, डॉक्टर अंबेडकर स्मृति पुरस्कार, डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान संस्था महू का पुरस्कार इत्यादि अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। और उनकी एक पुस्तक वीरांगना झलकारी बाई, इसको भी अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। और भारतीय दलित आंदोलन का इतिहास भाग 1, 2, भाग 2, भाग 3 और भाग 4, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उनकी 1-2 कविताएं आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। उनकी एक कविता है ईश्वर की मौत। ध्यान रखिए, जिस व्यवस्था ने दलितों पर अन्याय अत्याचार किए, वे ईश्वर का बहाना बना कर किए। अब वो ईश्वर ही मर गया है ऐसे वे कहते हैं, क्योंकि इसके पहले देखिए अस्तित्ववाद के परिचय में हमने सार्त्र और कामुत द्वारा गॉड इज डेड की भूमिका भी स्पष्ट की थी। ईश्वर की मौत उस दिन होती है जब बनता है कोई मठ या मंदिर। ईश्वर की मौत उस दिन होती है जब बनता है कोई मंदिर या मठ, जहां बैठता है कोई ठग, लुटेरा, गुमराह करने वाला। ईश्वर की मौत उस दिन होती है जब किसी महिला को बनना पड़ता है देवदासी, जाना पड़ता है वैश्यालय। ईश्वर की मौत उस पल होती है जब मेरे भीतर उभरता है सवाल, ईश्वर का जन्म किस माँ की कोख से हुआ था, ईश्वर का बाप कौन। इस प्रकार से उनकी कुछ कविता हैं। और उनकी एक महत्वपूर्ण कविता झाड़ू और कलम आपके सम्मुख रख रहा हूं। झाड़ू और कलम। कल मेरे हाथ में झाड़ू था, आज कलम है। कल मेरे हाथ में झाड़ू था, आज कलम। कल झाड़ू से मैं तुम्हारी गंदगी हटाता था, आज कलम से तुम्हारे भीतर की गंदगी धोऊंगा। तुम वाचाल हो, मुझे मालूम है। तुम चतुर हो, मुझे एहसास है। तुम धूर्त और व्यभिचारी हो, मैं भुक्तभोगी हूँ। तुमने गंदगी फैलाने के लिए वेद, पुराण, मनुस्मृति का सहारा लिया। कल उन्हें जलाने का मुझे अधिकार न था, आज शब्दों की आंच से मैं उन्हें जलाऊंगा। मुझे यह भी मालूम है कि अकेले मनुस्मृति जलाने से समाज की जड़ता पर कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे भीतर की बेशर्म संस्कृति के बीच पली बढ़ी ब्राह्मणी कंप्यूटराइज्ड मेमोरी को ध्वस्त करना होगा। तब तुम कदापि नहीं कह सकोगे कि वेद की रचना ईश्वर ने की है। हाँ, किसी जरूर की होगी। हो सकता है कि वह ही ईश्वर बन गया होगा। वह ईश्वर तुम्हारी महान संस्कृति के इतिहास में तो व्यभिचार की अनगिनत घटनाएं हैं, देवदासियों की दर्दनाक चीखें हैं और तुम्हारे कामुक अट्टहास। अब तुम यह भी नहीं कह सकोगे कि तुम ब्रह्म के मुख से और हम उस साले ब्रह्म की टांगों से पैदा हुए जिसने अपनी बेटी के साथ ही बलात्कार किया था। मुझे मालूम नहीं, तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण, हम पतित शूद्र, इस भ्रम से जल्द मुक्ति मिलेगी। कल वेद ग्रंथों का सहारा ले तुमने मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ाई थी, आज परिवर्तन के लिए तुम्हें अपने हाथ में झाड़ू लेना ही होगा। वह दिन जल्दी आएगा, चेतना का सूरज उग चुका है। इस प्रकार की अत्यंत खतरनाक कविता है। और उनकी एक महत्वपूर्ण कविता शब्द, अंतिम कविता हम आपके सम्मुख रखते हैं और फिर
अगली कवयित्री की ओर कवि की ओर जाते हैं, दामोदर मोरे की ओर। मोहनदास नेमिष राय शब्द नामक कविता में लिखते हैं, शब्द चोट करते हैं जैसे दलित से हरिजन, जैसे हरिजन से दलित, शब्दों के प्रतीक पुरुष होते हैं जैसे अंबेडकर से गांधी, जैसे गांधी से अंबेडकर। दलितों के सीने जब छलनी होते हैं, शब्द उभरते हैं, शब्द बनते हैं धार धार, जहर बूझे चाकू की तरह। शब्द ही तो थे जो मनुस्मृति में लिखे गए। रामराज चला गया पर शंभू की चीख की अनुगूंज अभी बाकी है। जैसे दलितों की पीठ पर चोट के निशान, शब्द सिसकते नहीं बोलते हैं, चोट करते हैं जैसे दलित से हरिजन और हरिजन से दलित। अब हम अगले कवि की ओर जाते हैं जिनका नाम है दामोदर मोरे। दामोदर मोरे महाराष्ट्र के ही वैसे मराठी कवि हैं, पर उन्होंने आगे जाकर के हिंदी में भी कुछ रचनाएं की हैं। दामोदर मोरे जी को हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। दामोदर मोरे जी ने मराठी में, यानी मराठी में उन्होंने 13 और हिंदी में 6 पुस्तकें लिखी हैं। हिंदी चित्रकाव्य में उन्होंने 11 कविताएं लिखी हैं और दूरदर्शन में डॉक्यूमेंट्री, आकाशवाणी, फिल्म लेखन इत्यादि किया हुआ है। वे मूलतः मराठी के विभागाध्यक्ष के रूप में सेवावकाश ग्रहण कर चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने मराठी हिंदी भाषा में कविता, लघु कथा, समीक्षा लेखन किया हुआ है। मराठी में उन्होंने 3 कविता संग्रह लिखे हैं। पहला तो भीम अस्तातर, दूसरा विमुक्त, तीसरा अंगार लेनी। और हिंदी में जो उन्होंने 5 कविता संग्रह लिखे हैं उनमें सदियों के बहते जख्म, दूसरा कविता संग्रह है नीले शब्दों की छाया में, तीसरा है पलकें सुलग रही हैं, चौथा है पिछला चक्का और 5वां कविता संग्रह है प्रज्ञा रश्मि। मैं फिर से इन कविता संग्रहों के नाम आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। सदियों के बहते जख्म, नीले शब्दों की छाया में, पलकें सुलग रही हैं, पिछला चक्का और प्रज्ञा रश्मि। व्यक्तिगत रूप में मैं इनसे अनेक बार मिल चुका हूँ। यहाँ उनकी 1-2 कविताएं आपके सम्मुख देखने का प्रयास करूंगा। संत कबीर, आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो 3 गुरु स्वीकार किए थे उनमें गौतम बुद्ध के बाद कबीर का नाम है और कबीर के बाद महात्मा फुले का। और महाकवि कबीर ने उस जमाने में ये कहा था, जो तू बामन बामनी जाया, आन बाट होए काहे न आया, जो तू तुरक तुरकिनी जाया, भीतरी खतना क्यों न कराया। लगभग 13वीं शताब्दी में। और उन्हीं महाकवि कबीर पर दामोदर मोरे जी ने जो कविता लिखी है मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। महाकवि कबीर साहब, अपनी प्रतिभा की कुदाल से उखाड़ दी आपने पाखंड और आडंबर की गहरी जड़ें। आपकी प्रज्ञा के प्रक्षेपास्त्र से ध्वस्त कर दिए आपने सांप्रदायिकता के सनातन किले। दोहे के हथौड़े से आपने की डंके की चोट, शोषक सामंती सोच पर, जहरीले जाति भेद पर आपने झेला था विषमता का विषदंश। आपने चलाए दोहों के एकलव्य से लक्ष्य भेदी तीर, विभेदकारी रूढ़ियों पर कबीर साहब जी इसी कारण हुआ है आज सुनहरी जिंदगी का सवेरा। क्रांतिकारी कबीर नाम की कविता में लिखते हैं, कबीर साहब कितना क्रांतिकारी था आपका जीवन, कितना क्रांतिकारी था आपका व्यक्तित्व। आपने तोड़ा मानव विरोधी जंजीरों को अपने दोहों की पैनी छेनी से और फहराया मनुष्यता का तिरंगा। सांप्रदायिकता के कीचड़ में आपने खिलाए करुणा के सुंदर सुंदर कमल। हट गया मन का मल, हो गया मन निर्मल। हे कवियों के महाकवि, आपने सामाजिक भेदभाव की दीवारों पर डंके की चोट और खोला अग्निधर्मी शब्दों का मोर्चा। धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक शोषण के खिलाफ बुद्ध के बाद आपने ही दी भाईचारे की दीक्षा। युग निर्माता कबीर साहब, आप अंतिम सांस लेने काशी से जानबूझ गए मगहर और ध्वस्त कर दी आपने
परंपरा से चली आई स्वर्ग नरक की अवधारणा है। दामोदर मोरे जी की जो कविताएं हैं, उनकी कविताओं के बारे में कहा जाता है कि उनके विचार में उन किसी भी कवि या कविता का यथार्थ केवल स्वपीड़ा मात्र नहीं है, अपितु प्रायः दलित कवियों की कविताओं के संबंध में लिखा जाता है कि वास्तव में कोई भी कविता परपीड़ा से पूर पूर हो और तथा औरों की पीड़ा से थक थक कर चूर हो। वियोगी होगा पहला कवि, ये जो सुमित्रानंदन पंत की कविता थी, उससे आगे निकल कर वे कहते हैं कि निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान तक की यात्रा में उन्होंने विशिष्ट संयोग वियोग विश्लेषण, जिसको अंग्रेजी में डिवोशन, कोहेशन और सिंथेसिस कहा जाता है, वो रचता है। यह योग संश्लेषण विश्लेषण स्वानुभूति से उत्पन्न होने के बावजूद इसमें अंतर्बाह्य एक सहज ही सुपठित समवाय कॉम्पैक्ट इनहेरेंस होता है। यद्यपि श्याम सुंदर दास ने उनके बारे में लिखा है साहित्य आलोचन में, केवल सौंदर्य से मुग्ध होकर अथवा आनंदपूर्ण एक झलक पाकर भी काव्य रचना की जा सकती है और की गई भी है। वह सौंदर्य अथवा वह आनंद की झलक उस काव्य में स्वयं लोकहित बनकर आ जाती है, जिसके लिए मूल लोकहित है। तो ये स्व से स्वजन और स्वजन से सर्वजन की यात्रा करने वाली यहाँ दामोदर मोरे जी की कविता है। दामोदर मोरे जैसे अनेकानेक कवियों को केवल दलित कवि कहना अनुपयुक्त होगा। मनुष्य के कवि हैं और उनके कविता संग्रह सदियों के बहते जख्म में उन्होंने अपने काव्य वक्तव्य में दामोदर मोरे जी ने स्वयं लिखा है, इंसान को जाति के ऐनक से देखने वाला यह देश है और यह देश तब तक इसी प्रकार से अवनत होगा जब तक जाति के चश्मे से हम इंसान को देखेंगे। इंसान को इंसानी चश्मे से देखना बहुत जरूरी है। दलित समाज के प्रतिबद्धता के बावजूद उन्होंने अपनी कविता में सामाजिक राजनीतिक चेतना और संवेदना का एक व्यापक पहलू रखा है। सार्वजनिक सामाजिक क्षय इसे कहा जाता है, यूनिवर्सल सोशल डिके ये कहा जाता है। वे कहते हैं, सत्य का नकाब पहने सत्ता की गलियों में झूठ खुले आम घूम रहे हैं, सोक्रेटिस नाम की कविता में। और 50 साल नाम की कविता में लिखते हैं वे, सस्ता हुआ है आदमी और जीवन हुआ है महंगा। 50 साल कविता में आगे बर्दाश्त नहीं होता, इस कविता में वे लिखते हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता राज सिंहासन पर गिद्ध का बैठ जाना। उनकी आर्ट गैलरी नाम की कविता में वे लिखते हैं, शब्द जिंदगी का कतरा है, हुस्न का वह मुजरा है, जिस्म बेचकर पेट का गुजारा है, आर्ट गैलरी का यह नजारा है। वे तुम चाहो तो इस कविता में लिखते हैं, साम्राज्यवाद की ईर्ष्याग्नि ने ही जलाया नागासाकी और हिरोशिमा को। पलके सुलग रही हैं इस कविता में वे लिखते हैं, आओ लीडर आओ वोट मांगने आए हो। इस प्रकार से राजनीतिक चेतना उनमें दिखाई देती है। उसी पलके सुलग रही इसी कविता में वो लिखते हैं, क्रांति शब्द च्युइंगम की तरह चुभला चुभला कर थूकने योग्य बना दिया है और पैसों से ही बुझ रहे हैं क्रांति के सुलगते अंगारे। वे अपनी एक कविता विषाक्त जिंदगी में लिखते हैं, मायूस जिंदगी कविता में जीना, अपनी लेखनी से उदास मन को विज्ञापित करना है, अपनी जिंदगी के टुकड़े कर अलग अलग ढेर लगाना और उसे अपनी ही आंखों से देखना है। पिछला चक्का इस कविता संग्रह कविता में वे लिखते हैं, कैसे कहूँ इसे सुहागन की चूड़ियाँ, ये चूड़ियाँ नहीं है, यह है बेड़ियाँ। मतलब महिलाओं का भी उन्होंने पक्ष लिया हुआ है। डर का बंदर नामक कविता में वो लिखते हैं, मंगलसूत्र को लेकर के लिखते हैं, जैसे चूड़ियों को लेकर के लिखा है वैसे मंगलसूत्र को लेकर लिखते हैं, मेरी गुलामी का सुनहरा प्रतीक मंगलसूत्र फेंक दिया है मैंने। माँ नजर आएगी इस कविता में वे लिखते हैं, हमारे सुगठित सुडौल सुंदर बदन पर तो तुम्हारी निगाहों के गिद्ध हमें नोचते रहते हैं हमारे वक्षस्थल पर बैठ करके। इस प्रकार से उन्होंने स्त्रीवाद स्वीकारा है। पिछला चक्का कविता में कहते हैं, तू कहता आया
स्त्री और पुरुष दो सुंदर चक्के हैं, पुरुष का ही साथ। इतना ही नहीं, वो सावित्री से सावित्री तक इस कविता में कहते हैं, मतलब वट सावित्री से लेकर के सावित्रीबाई फुले तक नाम की कविता में लिखते हैं, भारतीय नारी अंधश्रद्धा में डूब रही, यही बात मेरे मन में चुभ रही। नीले शब्दों की छाया में कविता की सत्ता के आंगन नामक कविता में वे लिखते हैं, भारत भूमि में पड़ा है सहानुभूति संवेदना का अकाल। इस प्रकार से अनेक बातें उनकी एक और कविता के इसमें वे कहते हैं, सदियों से बहते जख्म में वो कहते हैं, लिखते हैं भूमिका में उसके, काव्य दृष्टि काव्य सृष्टि का रंग रूप होती है, काव्य दृष्टि जीवन की दृष्टि से जुड़ी हुई रहती है, जीवन दृष्टि व्यक्तित्व से और व्यक्तित्व समाज और संस्कृति से जुड़ा हुआ रहता है। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। हमारे पास समय कम है, इसलिए हम अंतिम दलित कवयित्री एक मिनट, उसका नाम मैं देख रहा हूँ। उस कवयित्री का नाम देखिए, सुशीला टाकभोरे। अब सुशीला टाकभोरे को हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। सुशीला टाकभोरे। सुशीला टाकभोरे जी हिंदी की बहुत प्रसिद्ध लेखिका हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, जिसका नाम बदलकर आज नर्मदापुरम नाम रख दिया गया है, 4 मार्च 1954 को होशंगाबाद जिले के सिवनी तहसील में इनका जन्म हुआ था। एक वाल्मीकि परिवार में, मतलब भंगी परिवार में इनका जन्म हुआ था। पिता को मामूली अक्षर ज्ञान था, माता तो अर्ध अशिक्षित ही थी। दोनों बहनों ने शिशु स्तर तक विद्यालय से अधिक शिक्षा नहीं पाई। पारिवारिक पृष्ठभूमि में जिद, विश्वास, लगन और माताजी के सहयोग के बल पर उन्होंने उच्च शिक्षा तक ग्रहण की और उच्च विद्यालय में 9 वर्ष तक अध्यापन किया और फिर शोध कार्य पूरा करके वे कॉलेज में प्राध्यापिका बनी। बहुत ही महत्वपूर्ण लेखिका है हिंदी की। लेखन के प्रति उनके मन में बचपन से ही रुचि रही। 8वीं कक्षा से ही वो कुछ न कुछ कहानियाँ वगैरह लिखती रहीं। और उन्होंने जो कविता संग्रह लिखे हैं उनमें स्वाति बूंद और खारे मोती, यह तुम भी जानो, तुमने उसे कब पहचाना और हमारे हिस्से का सूरज, ये उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी वो है शिकंजे का दर्द। बहुत ही महत्वपूर्ण दलित आत्मकथा है और उन्हें अलग अलग पुरस्कार भी उन्हें मिले हैं। खास करके उन्होंने दलित साहित्य एक आलोचना दृष्टि, दलित लेखन में स्त्री चेतना की दस्तक, ये उनकी आलोचना कृतियाँ हैं। उन पर उन्होंने लिखा है और उन पर उन्हें मध्य प्रदेश दलित साहित्य अकादमी का पुरस्कार, विशिष्ट सेवा सम्मान मिला है। रमणिका फाउंडेशन का सावित्रीबाई फुले सम्मान मिला है। महाराष्ट्र राज्य हिंदी शासन साहित्य अकादमी का डॉक्टर उषा मेहता हिंदी सेवा सम्मान प्राप्त हो चुका है। इनके कुछ कविताओं को हम आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। देखिए, उनके कहानी संग्रहों में, कविता संग्रहों में जो नाम यानी अलग अलग विश्वविद्यालयों में उनके नाम शामिल हैं। काव्य संग्रहों में उनका स्वाति बूंद और खारे मोती 1993 में लिखा गया यह पहला काव्य संग्रह है, जिसमें स्त्री चेतना में लिखा गया पहला लेखन है। इसमें 61 कविताएं संग्रहित हैं। दूसरा कविता संग्रह है यह तुम भी जानो, 1994 में दलित और नारीवादी काव्य का संकलन। और तीसरा कविता संग्रह है 2005 में प्रकाशित हुआ हमारे हिस्से का सूरज, जो दलित के अतीत और वर्तमान पर आधारित है। अनेक कविता संग्रह इनके यहाँ प्रसिद्ध हो चुके हैं।
तो उनकी कुछ कविताएं मैं आपके सम्मुख यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। देखिए, उनकी कविता में पीड़ा की फसलें उगते अंकुर की तरह जियो, घर की चौखट से बाहर न हारेगी कभी, मासूम भोली लड़की, आज की खुददार औरत, स्त्री लेकिन कब तक, गाली, नमूना, मैं तत्पर हूँ, बुनियाद, खोज की बुनियाद इत्यादि कविताएं इनकी प्रसिद्ध हैं। इनमें से एक कविता पीड़ा की फसलें आपके सम्मुख हम प्रस्तुत करेंगे। पीड़ा की फसलें इस कविता में सुशीला टाकभोरे लिखती हैं, भूकंप व्यथा का कारण है, मैं व्यथित हूँ मानव के प्रति मानव के अमानवीय व्यवहार से, जो भूकंप सा तहस नहस कर देता है मानवता के धरातल को। सदियां बीत गई, तुमने मनुष्य नहीं बनने दिया हमें, पीड़ाएं फसलों के साथ उगती चली आई, जितना काटते रहे उन्हें उससे कई गुना ज्यादा उग आई। ओ शबरी के राम, आंखें चुराकर संवेदना दिखाना बंद करो, तुम्ही ने सीता को धरती में समा जाने के लिए मजबूर कर दिया था। तब से विश्वास, भक्ति और प्रेम से पगी सीता बार बार जमीन धरती में दफनाई जाती रही है। इसलिए पीड़ा की फसलें उगती रही हैं, पर आज जान की सब जान गई है। वह धरती में नहीं आकाश में जाना चाहती है। देवकी की कन्या की तरह बिजली सी चमक कर संदेश देना चाहती हैं। तुम्हारे कंसीय मानसिकता के अंत का, हे राम, मानव मानव के बीच भेदभाव करने बंद करो शंभु का वध करना, क्योंकि हम अपना सवेरा ढूंढ लेंगे। हमारी आंखों में सूरज भरना सीख लिया है, हमारी आंखों में सूरज भरना सीख लिया है, चांद को मुट्ठी में भरना सीख लिया है, समय को बंधक बनाना भी सीख लेंगे। इस प्रकार की एक बहुत महत्वपूर्ण कविता पीड़ा की फसलें हैं। दूसरी उनकी कविता है नहीं हारेगी कभी। ये थोड़ी सी स्त्री विमर्श की भी कविता है और दलित विमर्श की तो है। कितनी कन्याएं जन्म लेती हैं, कितनी वृद्धाएं मर जाती हैं, पर कितनों को संसार जानता है, कितनी मरती हैं अपनी जमात के लिए। घर परिवार के छोटे घेरे में घिरी औरत पहुंच रही है रोजी रोटी तक, जीवन को धन्य मानती, पर देश, समाज और खुद अपने से बेखबर। पर वह अब सजग है और सतर्क भी कि कोई नहीं पाए उससे बढ़ते कदम की रफ्तार। वह बदलेगी अब सदियों की परिपाटी, नहीं हारेगी हिम्मत, न कभी हारेगी कभी, न हारेगी नहीं हारेगी। एक और कविता, स्त्री नाम की कविता आपके सम्मुख रखेंगे। छोटी सी है। एक स्त्री जब भी कोई कोशिश करती है लिखने की, बोलने की, समझने की, सदा भयभीत सी रहती है, मानो पहरेदारी करता हुआ कोई सिर पर सवार हो पहरेदार। जैसे एक मजदूर औरत के लिए ठेकेदार, एक खरीदी संपत्ति के लिए चौकीदार। वह सोचती है लिखते समय कलम को झुकाकर, बोलते समय बात को संभाल ले और समझ ले कि सबके दृष्टिकोण से लेंगे, क्योंकि वह एक स्त्री है। एक और गाली नाम की कविता आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। छोटी कविता है। गाली, वफा के नाम पर अपने आप को एक कुत्ता कहा जा सकता है, मगर कुतिया नहीं। ध्यान रखो, वफा के नाम पर अपने आप को एक कुत्ता कहा जा सकता है, कुतिया नहीं। कुतिया शब्द सुनकर ही लगता है कि यह एक गाली है। क्या इसलिए कि वह स्त्री है? उसका चरित्र, उसकी वफा कई बटखरों से तौली जाती है। कुत्ता और कुतिया एक दूसरे के पूरक हैं। चरित्र के नाम कुत्ता वफादार और कुतिया गाली क्यों बन जाती है? पुरुष प्रधान समाज में समर्पण हो या विद्रोह, दुर्गुण का दोष स्त्री पर ही मढ़ा जाता है। पुरुष के दुर्गुणों पर भी मनु नाम की चादर ओढ़ा दी जाती है। इस प्रकार से यह एक कविता है। और अंतिम कविता नमूना लेकर के हम आज की इस तासिका को समाप्त करेंगे, और कल की तासिका में हम आदिवासी विमर्श और एकमात्र आदिवासी कवयित्री निर्मला पुतुल को आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। छोटी सी कविता है नमूना। मैं रह सकती हूँ समुद्र की तलहटी में, जल वनस्पति की तरह अपार जल के भार को वहन करते, नभ थल नभ के सभी सुखों से दूर।
अंधेरों से प्रकाश में कभी न आ पाने के दुख से बोझिल, हिंसक जंतुओं के बीच साहचर्य जताते, गलने सड़ने की बात से निरपेक्ष मैं सब कुछ सह सकती हूँ, मगर यह कदापि सह नहीं सकती कि बरबस मुझे छोटे किसी गमले में लगा दिया जाए, किसी नर्सरी में मात्र अर्थोपार्जन के लिए एक नमूने के रूप में, एक बोनसाई के रूप में रखा जाए। तो ये कुछ कविताएं मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत की। इनमें से दामोदर मोरे, सुशीला टाकभोरे और जिनका भी उल्लेख किया गया था, मोहनदास नेमिष राय जीवित हैं, परंतु ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की मृत्यु हो चुकी है। इतना कह करके आज हम यहाँ ठहर जाएंगे। कल की तासिका में हम आदिवासी विमर्श और आदिवासी कवयित्री निर्मला पुतुल पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।